नमस्कार। राज्यसभा टेलीविज़न के खास प्रोग्राम महामहिम राज्यपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश बादल। अपने इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात हर सप्ताह किसी न किसी प्रदेश के राज्यपाल से कराते हैं और इस कड़ी में हम हैं आज जयपुर में। जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान की राज्यपाल श्रीमती मार्गरेट अल्वा पिछले 40 बरस से सार्वजनिक जीवन में हैं। उनका विराट संसदीय अनुभव है। संसद की गरिमा और उसकी शानदार परंपराओं को बनाए रखने के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया है। लेकिन फिलहाल उनकी यादों का कारवां चलता है कर्नाटक से। कर्नाटक के मैंगलोर में जन्मी मार्गरेट अल्वा की पढ़ाई लिखाई बेंगलुरु में हुई। बीए के बाद उन्होंने कानून में भी स्नातक किया। कम समय में ही उन्होंने वकील के तौर पर खास पहचान बनाई। यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज बेंगलुरु ने उन्हें कानून में डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। 1974 में 30 साल की उम्र में पहली बार वो राज्यसभा के लिए चुनी गईं। 4 बार राज्यसभा और 1 बार लोकसभा के सदस्य के रूप में मार्गरेट अल्वा ने संसद की अनेक समितियों में अपनी भागीदारी निभाई। राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में उन्होंने खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री के रूप में शानदार काम किया। इसके बाद उन्होंने कार्मिक, लोक शिकायत और संसदीय कार्य मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी संभाली। महिला सशक्तिकरण संबंधी नीतियों को बनाने और उसे केंद्र और राज्यों में लागू कराने की प्रक्रिया में उन्होंने काफी काम किया। रंगभेद के खिलाफ मुहिम को समर्थन देने के लिए दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने उन्हें अपने राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा। 2009 में उन्होंने उत्तराखंड के राज्यपाल पद की जिम्मेदारी संभाली। ललित कला और चित्रकला में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है। राज्यसभा टेलीविजन से बातचीत में मार्गरेट अल्वा ने अपनी जिंदगी के अनेक दिलचस्प अनुभवों को साझा किया। मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन पॉलिटिकल लाइफ का कहूँ तो मेरे पिताजी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे छोटे गांव में, गूठी, आंध्र प्रदेश में। तब तो पूरा मद्रास प्रेसिडेंसी थी। हाँ, तो एक प्रेसिडेंसी में सब आंध्रा के, कर्नाटक के, तमिलनाडु के, केरल के एरियाज थे। तो नेहरू जी आ रहे थे पब्लिक मीटिंग के लिए। 52 का फर्स्ट इलेक्शन था। तो उन दिनों में टीवी वीवी कुछ नहीं था, तो पूरे लोग नेहरू जी आ रहे हैं करके बहुत बड़ा, अनंतपुर में बहुत बड़ा मीटिंग था। तो माय फादर वाज इन चार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो वो जा रहे थे सवेरे, तो हम बच्चों को ले गए। ऐसे मैंने आज तक मुझे वो याद है कि लोग चल के, बैलगाड़ी में, साइकिल में बच्चों को लेते इस तरह से निकल रहे थे। जुलूस जो मैंने उन दिन देखा, कहाँ से लोग पहुंच रहे थे। इट वॉज लाइक अ सी ऑफ पीपल मूविंग, और एक ही उद्देश्य था, नेहरू जी को देखना है। आपने सोचा था कि आप वकील ही बनना चाहती हैं, आपने एडवोकेट? नहीं, देखिए, मेरे फैमिली में माय ग्रैंडफादर वाज अ फेमस लॉयर इन मैंगलोर। फैमिली में 4-5 प्रसिद्ध लॉयर्स थे। माय फादर वाज अ जज, वाज अ लॉयर। बट आई टेल यू, मैंने तो प्रैक्टिस किया। आई वाज फर्स्ट क्लास फर्स्ट इन लॉ मेरे पिताजी के साथ बेंगलुरु में, उसके बाद दिल्ली में। आई नेवर फेल्ट कंफर्टेबल इन द लॉ कोर्ट्स। मैं सच्ची बोल रही हूँ। लेकिन क्या ये एक एक्सीडेंट है कि आपकी शादी भी एक उनसे हुई जो? I met my husband when I was in the university. हम दोनों स्टूडेंट मूवमेंट में थे। वो लॉयला कॉलेज में थे, मैं तो माउंट कार्मल में थी। तो we came to know each other when we were in the university. और एक्चुअली मैं तो MA इंग्लिश के लिए
एडमिशन लेके बेंगलोर के सेंट्रल कॉलेज में 1 हफ्ता गई। तब उन्होंने मुझे लिखा कि एमए इंग्लिश करके क्या बनेगी, टीचर बनना चाहती हो, प्रोफेसर बनना चाहती हो, गो टू द लॉ कॉलेज, यू विल रीच द टॉप करके उन्होंने लिखा। तो मैंने चेंज किया फ्रॉम इंग्लिश ऑनर्स टू लॉ। एक एडवोकेट से फिर आप पॉलिटिक्स में कैसे? इनफैक्ट आई मस्ट टेल यू, जब मुझे पहले देवराज जी, तब हमारे लीडर थे कर्नाटक में, देवराजर्स, हाँ, उन्होंने मुझे बुला के कहा कि तुमको तो महिला कांग्रेस का कन्वीनर बोलते थे, प्रेसिडेंट नहीं था, कन्वीनर बनाने को मुझे दिल्ली से बोला है, तो मैं आपको बना रहा हूँ। मैंने बोला नहीं, मुझे तो फुल टाइम कुछ नहीं चाहिए, बच्चे छोटे हैं, मुझे घर को भी देखना पड़ता है, मैं आके मदद करूँगी। और बड़ी खुशी से घर जाके मेरे हस्बैंड को बोला कि मुझे तो ये पोस्ट दे रहे थे, मैंने ना बोला। ऐसी डांट पड़ी मुझे। बोले कि माई पेरेंट्स इन लॉ वेंट टू जेल, माई मदर वेंट विद ए बेब इन आर्म्स, तुमको तो सब कुछ है, क्या दिक्कत है, यू हैव टू गो एंड वर्क फॉर द पार्टी। तो वापस गई नेक्स्ट डे और महिला कांग्रेस की कन्वीनर बनी स्टेट लेवल में। उसके बाद तो इन्वॉल्वमेंट तो होना ही था। आज करीब करीब 40 साल आपको पब्लिक लाइफ में हुआ, पॉलिटिकल फील्ड में हुआ सक्रिय। आपको लगता है कुछ और करना बाकी है, या आप भी कुछ और करना चाहती हैं, नया कुछ? देखिए, मेरे जीवन में जो भी हुआ है वो ऊपर से हुआ है। यू वोंट बिलीव इट, आई हैव नेवर आस्क्ड फॉर ए पोस्ट, आई हैव नेवर आस्क्ड टू बी ए गवर्नर। मुझे घर में मैं ये तो आपको कहना चाहती हूँ, मुझे रिप वैन विंकल बोलते थे, क्योंकि मैं जहाँ भी बैठती थी ना, जब नींद आती थी मैं सो जाती थी, और रात को फैमिली प्रेयर्स होते थे, आई वुड फॉल एस्लीप, कहीं गए तो आई वुड फॉल एस्लीप। सो दे यूज्ड टू कॉल मी रिप वैन विंकल, कुछ करती नहीं है, सोती है। तो मेरे जीवन में जो भी हुआ है, इट हैज़ हैपेंड व्हेन आई वाज asleep. You won't believe it. When I went to Rajya Sabha, मेरा नॉमिनेशन टिकर पे आया, मुझे रात को, मैं सो रही थी घर में, किसने उठा के बोला कि तुम्हारा नाम आया है। मैंने बोला, आई थॉट इट वाज ए प्रैक्टिकल जोक, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने अप्लाई भी नहीं किया है। बोले कि आप देख लीजिए, आपका नाम नंबर 1 है। इंदिरा जी ने मुझे दिया था। उसके बाद जब पार्लियामेंट में आई, मैंने राजीव जी के साथ काम कर रही थी, और 84 में जब राजीव जी ओथ ले रहे थे, तब हम सब आए थे। तो उनका इलेक्शन हुआ था, शाम को था। तो बहुत कोशिश की, मैं महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, एक पास राज्यसभा के लिए, आई मीन राष्ट्रपति भवन के लिए, कोई नहीं दे रहे थे। सबके पास गई, मांगा, तो बोला कि छोड़ दो। मैं शाम को, पूरी फैमिली मैंगलोर में थी, मैं ये मीटिंग के लिए आई थी, 6 बजे की फ़्लाइट से जाने वाली थी वापस मुंबई को, टू बी एट होम फॉर न्यू ईयर। इट वाज 31 ऑफ दिसंबर जी। तो घर गई और सोई कि पास नहीं है तो छोड़ दो, मैं क्या करूं। बार बार फ़ोन आता रहा, ये महिलाएं मुझे फ़ोन करके, एक पास दे दो दीदी, हम आए हैं केरला से, यहाँ से वहाँ से, हमको तो जाना है स्वेरिंग इन के लिए। मैंने बोला मेरे पास नहीं है तो तुमको कैसे देंगे। बोले कि आपको कैसा हो सकता है कि आपको नहीं मिला, हमको भी साथ में ले जाइए। मेरे पास कुछ नहीं था। देन आई स्टॉप पिकिंग अप द फ़ोन। तो 3-3:30 बजे को फ़ोन चलता रहा, मैं उठा नहीं रही थी। फाइनली मैंने बोला ये कौन है, इतने बार फ़ोन करके उठाया। तो बोला कि क्या कर रही हो। मैंने बोला सो रही हूँ। सो रही हो, व्हाट आर यू डूइंग एट होम। सो आई सेड आई हैव नो पास। आई सेड कौन बोल रहे हैं। ही सेज यू कांट रिकॉग्नाइज मी। राजीव जी, आई एम राजीव। आई सेड कोई पास नहीं देता है तो हम क्या करेंगे। बोले कि पास की ज़रूरत नहीं है, तैयार होकर राष्ट्रपति भवन आ जाओ। नहीं बोला कि क्या बना रहे हैं, किसके लिए। मैंने बोला पास के बिना। बोले कि आ जाओ, पास की ज़रूरत नहीं है, चलो। और फ़ोन नीचे डाला। तो मुझे पता नहीं था कि किसके लिए, किसको बोलो। मैं अकेली थी घर में। आई रैंग अप माई ब्रदर की गाड़ी लेके, मुझे राष्ट्रपति भवन एक ड्रॉप दे दो, मुझे बुलाया है राजीव जी ने, पता नहीं किसके लिए, किसी को मत बोलो। बोलो कि किसके लिए बुलाएंगे, राष्ट्रपति भवन को, पागल हो, तैयार हो जाओ। माई ब्रदर टुक मी, दे वुडंट लेट मी गो इन बिकॉज आई हैड नो पास। फाइनली आई हैड टू से मुझे बुलाया है, इसके लिए आई हूँ। तो उन्होंने फ़ोन करके मुझे अंदर छोड़ा। पीछे जाके बैठी,
राष्ट्रपति भवन के हॉल में, अशोका हॉल में। किसी ने कुछ नहीं बोला था मुझे, मैं कैसे कहाँ जाऊँ, लास्ट सेकंड रो में कोई सीट थी, जाके बैठी। थोड़ी देर के बाद अरुण नेहरू ऊपर नीचे चल रहा था, उन्होंने मुझे देखा, बोला कि यहाँ क्या कर रही हो तुम? तो मैंने सोचा कि क्या बात है, क्यों? मैंने बोला सीट थी, बैठी हूँ। बोली कि तुम्हारी सीट आगे है, जाओ। तभी तो मुझे पता लगा कि मुझे मंत्री बना रहे। तब तक किसी ने बोला ही नहीं था। और अभी गवर्नर भी, मैं घर में थी, सो रही थी, दोपहर को लगभग 3:30 बजे मोबाइल रिंग हो गया। उठाया, says, who is it now? Margaret, I've sent your name to राष्ट्रपति भवन for governorship. And I became a governor after that. तो इसके लिए कभी मैंने बोला है कि जब सोती थी तब कुछ हुआ। पता नहीं कुछ होना है तो मुझे सोते ही रहना पड़ेगा। यूँ तो राजस्थान की बहुरंगी संस्कृति दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन यहाँ की चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। राजस्थान के विकास और सामाजिक सरोकारों को लेकर यहाँ की राज्यपाल बेहद संवेदनशील हैं। संसार की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली की गोद में बसे राजस्थान का जन्म 1 नवंबर 1956 को हुआ। पाकिस्तान सीमा से सटा राजस्थान आन, बान और शान के लिए जाना जाता है। यहाँ के ऐतिहासिक किले और महल शानदार विरासत के साथ उनकी वीर गाथाओं की याद दिलाते हैं। दुनिया भर से सैलानी इस विरासत को देखने हर साल आते हैं। दूर दूर तक फैला रेत का समंदर और रेगिस्तानी संस्कृति उन्हें बार बार खींच लाती है। यहाँ का हस्तशिल्प, भित्ति चित्र, रंगारंग परिधान और संगमरमर पूरी दुनिया में मशहूर है। पोखरण में परमाणु परीक्षण के जरिए भारत ने पहली बार दुनिया को अपनी ताकत का एहसास इसी राज्य से कराया था। क्षेत्रफल में भारत के सबसे बड़े इस राज्य की अपनी चुनौतियां भी हैं। साल भर पहले मार्गरेट अल्वा ने राजस्थान के राज्यपाल का पद संभाला था। राज्यसभा टेलीविजन से बातचीत में मार्गरेट अल्वा ने इस राज्य की समस्याओं पर बेबाकी से बात की। बहुत सालों से मैंने यहाँ काम किया है, क्योंकि मैं जब महिलाओं की मंत्री थी राजीव जी के सरकार में, तब यहाँ एक बहुत बड़ा कार्य हुआ था, कहूँ तो सती का। और उसके बाद वो कानून लाया और उसके कारण हम लोगों को आके यहाँ बहुत कुछ काम करना पड़ा। गांव-गांव में घूमी हूँ, मोबिलाइजेशन महिलाओं का, विडोज़ होम्स प्रारंभ किए। तो गांव-गांव में मुझे आज भी बहुत सी महिलाएं आती हैं, बोलती हैं कि मैडम आप तो गवर्नर हैं, पर हम तो महामहिम नहीं बुलाएंगे, हम अभी भी दीदी बुलाएंगे आपको, क्योंकि पुराना संबंध रहा है। ये बात आप करीब 25 बरस पहले की कर रही हैं। इन 25 वर्षों में जब आप आज राज्यपाल के तौर पर हैं, तो राजस्थान कितना बदला है? एजुकेशन के फील्ड में, महिलाओं के अधिकार के फील्ड में और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत फ़र्क पड़ा है। राजस्थान को मैं कहूँ तो रेत की एक राज्य बोलते थे, डेजर्ट स्टेट। आप देख लीजिए, देश के लगभग 10% ज़मीन हमारी है राजस्थान की, पॉपुलेशन लगभग 7% देश की, पर पानी जो हमें है देश का 1.12% है।
तो पानी की बहुत कमी है। पर अभी जब से इंदिरा गांधी कैनाल चलती है, यहाँ पे पानी आ रहा है, जो डेजर्ट एरियाज थे वो अभी ग्रासलैंड्स बन गए हैं। और बाड़मेर में, जैसलमेर में अभी पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल का तो प्रोडक्शन चल रहा है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल फील्ड्स, आई थिंक द लार्जेस्ट ऑयल फील्ड इन द कंट्री ऑन लैंड। अभी तो नेचुरल गैस का भी एक्सप्लोरेशन करके उसका प्रोडक्शन शुरू प्रारंभ हुआ है। और बहुत से हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में ये डिपॉजिट्स बहुत हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग इज द रूरल एरियाज में अभी इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट ये आ रहा है। अभी बहुत से जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे और तस्वीर बदल रही है। जी, आप तमाम सोसाइटी के तमाम क्लासेस से, वर्गों से जुड़ी हुई हैं, महिलाओं से आप जुड़ी हुई हैं, स्टूडेंट्स के साथ आप जुड़ी हुई हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी नज़र में एक गवर्नर का, राज्यपाल का और जनता का सीधा रिश्ता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ पुट ए लक्ष्मण रेखा अराउंड द राजभवन। जो मेरा काम है वो मैं करूँगी, पर राजभवन गेट्स आर ओपन टू एनी बॉडी हु वांट्स टू कम। फ़ोन करते हैं। मैं हफ्ते में लगभग 100 से ज़्यादा लोगों से मिलती हूँ जब मैं जयपुर में हूँ। सरकार चलाना सरकार का काम है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, प्रोग्राम्स, थिंग, बट द गवर्नर्स रोल इज़ टू एडवाइज, टू हेल्प एंड to see that the government performs in a way that the people are served. Governor is essentially an advisor, is essentially a counselor, friend, philosopher and guide जो बोलते हैं। ये काम मैं कर रही हूँ। जहाँ कोई प्रॉब्लम है मैं तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेती हूँ। I ask that action should be taken and the government follows. एक बात इन दिनों जो आमतौर पर कही जाती है और कुछ प्रदेशों में या राज्यों में स्थितियां साई भी हैं इस तरह की, कि जो विधानसभा के जो सत्र होते हैं, धीरे धीरे उन सत्रों में या उनके दिनों में या उनके काम के घंटों में कमी आ रही है। क्या ये चिंता की बात है? दिस इज़ वेरी ट्रू एंड दिस इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। मैंने भी बोला है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनली मिनिमम डेज होना चाहिए वो उन दिनों को चलाना बड़ी ज़रूरी है। 2-3 दिन का चलाते हैं, 10 पास करते हैं कोई कानून, हर असेंबली में ये हो रहा है। क्योंकि छोटे सत्रों में ये तो होता है कि कोई विधेयक पे बात हो गई, पास हो गया, लेकिन जो राज्य के टोटल डेवलपमेंट में जो चीज़ों पर डिस्कस होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होता ही नहीं। पार्लियामेंट में नहीं होता है तो यहाँ कैसे होगा? असेंबली वो एक चिंता की। देखिए, पार्लियामेंट में आप देख रहे हैं, everything is tied up in conflict between opposition and government. It has to be a negotiated, if I may say so, program of work in parliament. तो सबको जब बैठते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में और सब मान लेते हैं, उसके बाद हाउस में अगर हंगामा करेंगे तो बिल्स कैसे डिस्कशन करके पास हो सकते हैं? जो अर्जेंट है वो ऐसे वॉइस वोट से तो पास करवाते हैं, विच इज़ आई थिंक नॉट ए हैप्पी ट्रेंड। राजस्थान पर कोई बात तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक यहाँ के कल्चर के बारे में बात ना हो, यहाँ के कलर्स के बारे में बात ना हो, यहाँ के म्यूज़िक, पेंटिंग्स और लोगों की जो सॉफ्ट दिलचस्पियाँ हैं उनके बारे में बात ना हो। आप कहाँ तक से आपका रसा? Rajasthan is a state of wide variety. अरावली माउंटेन्स हैं, वहाँ डेजर्ट है, यहाँ डेजर्ट में इंदिरा गांधी कैनाल में पानी बह रहा है। उसके साथ साथ देर इज़ द रॉयल पिक्चर ऑफ राजस्थान combined with our beautiful villages where people are not bothered about what is happening in Jaipur or Jodhpur or Jaisalmer. People are so happy with their culture, their tradition and their music and dance. By and large,
Rajasthan is a vibrant state. हमारे लोकतंत्र की हिफाजत करने में संसद ने बड़ी भूमिका निभाई है। इसी वजह से बीते 62 बरस में हमारे लोकतंत्र की धाक सारी दुनिया में जमी है। श्रीमती मार्गरेट अल्वा लंबे समय तक इसी संसद का हिस्सा रही हैं और उनके अनुभव और ज्ञान का फायदा अनेक अवसरों पर देश को मिला है। भले ही मार्गरेट अल्वा अचानक सियासत में आई हो, लेकिन उनकी राजनीतिक पारी बेहद दिलचस्प और गंभीर अनुभवों से भरपूर रही। संसद की गरिमा और उसके अधिकारों की रक्षा को लेकर वो संवेदनशील हैं। राज्यसभा टेलीविजन के साथ बातचीत में उन्होंने संसद की सार्थकता पर जोर दिया। डिबेट हाउस में जो होते थे, वाजपेयी जी थे, प्रकाश वीर शास्त्री थे, और भूपेश गुप्ता जी थे, चंद्रशेखर जी थे, मोहन दारिया, स्टॉलवर्ड्स, और उनके भाषण सुनने के लिए हम लोग 1 मिनट हाउस को नहीं छोड़ते थे। मैं आई बैक बेंचर थी, लास्ट बेंच में हम 4 थे, हिंदू, मुस्लिम, एक सिख और एक ईसाई, तो हमको सेक्युलर बेंच बुलाते थे। हम बिल्कुल लास्ट बेंच में थे, पर मैं कभी हाथ में रूल बुक और जो गाइडेंस होता है पार्लियामेंट का, उसको हाथ में रख के बैठती थी। बहुत कुछ चर्चा होती थी, भाषण होते थे, इतने अच्छे इंटेलेक्चुअल डिबेट्स होते थे। वो मुझे लगता है आजकल बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो ये संसद के साथ आपका रिश्ता कैसे शुरू हुआ? देखिए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पॉलिटिक्स में आ जाऊंगी या पार्लियामेंट पहुंच जाऊंगी। मैं तो बिल्कुल शादी होके दिल्ली में जब 64 में आई थी, मैं तो एक पॉलिटिकल फैमिली में आई। मेरी मदर इन लॉ राज्यसभा की डिप्टी चेयरमैन थी और मेरे फादर इन लॉ लोकसभा के सदस्य थे। उनका ये डिस्टिंक्शन रहा कि वो तो देश में पहला कपल था पार्लियामेंट में। नेहरू जी ने दोनों को लाया था, एक लोकसभा में, एक राज्यसभा में। और कहूँ तो फ्रीडम मूवमेंट भी दोनों साथ में थे, जेल में थे, तो इसके लिए नेहरू जी को उनके ऊपर बहुत प्यार था। 69 में अचानक मेरे मदर इन लॉ का डेथ हुआ, देहांत हुआ। पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आ गया कि उन्होंने इतना काम किया था, कांग्रेस में थे, तो तुमको तो फैमिली ट्रेडिशन को तो आगे ले जाना है। बहुत कुछ प्रेशर आया था। तो बेंगलुरु गई, मेंबर बनी और उसके बाद इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया। आप फॉरेन मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी में भी थी, जहाँ तक मुझे याद आता है टूरिज्म डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्री में थी। इन कमेटियों एनवायरनमेंट में थी, बहुत कमिटीज़ में, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में पार्टी स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन थी। बहुत कुछ काम किया है मैंने दूसरे कमिटीज़ में। तो आपको याद आता है इन कमेटियों की रिकमेंडेशंस की वजह से कुछ पार्लियामेंट ने कुछ चेंज किया हो या सरकार ने अपने कुछ तौर तरीकों में? देखिए, पुराने कमिटीज़ में वो बात दूसरी थी। स्टैंडिंग कमिटीज़ नहीं थे ना टिल द 90s, दे वर कंसल्टेटिव कमिटीज़। कंसल्टेटिव कमिटीज़ में इट वाज जस्ट अ डिस्कशन ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, वी गेव आवर व्यूज़। इसका फॉलोअप ज़्यादा होता नहीं था, एक कोई सवाल उठाते थे और उसके बाद आया कि एक टॉपिक को लेके कंसल्टेटिव कमिटी में डिस्कस करो। तब तो कुछ मीनिंगफुल डिस्कशंस बिगैन टू टेक प्लेस। अभी स्टैंडिंग कमिटीज़ आर वेरी पावरफुल। वो स्टैंडिंग कमिटीज़ में जो अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, जो सवाल उठाए जाते हैं, उसको तो मिनिस्ट्री को और पार्लियामेंट को मानना पड़ता है। बहुत से अमेंडमेंट्स आते हैं थ्रू द स्टैंडिंग कमिटीज़ एंड आई फील दैट इन द स्टैंडिंग कमिटीज़ जहाँ मैंने काम किया है, एक सबसे बड़ी बात है, उधर अभी जो मैं देखती हूँ वो पार्टी लाइंस में डिवाइड हो रहे हैं। ये नहीं होता था, इट वाज ऑलवेज बाय कंसेंसस। जहाँ भी कोई डिफरेंसेस हो, बैठ के चेयरमैन के साथ बात करके
कंसेंसस रिपोर्ट्स निकालते थे हम। अभी तो वो भी बदल गया। स्टैंडिंग कमिटीज ऑल्सो आर डिवाइडेड अलॉन्ग पार्टी लाइन। कई बार ऐसे भी लगता है कि सिविल सोसाइटी का एक वर्ग, एक क्लास कानून बनाने का काम अपने हाथ में अगर लेना चाहेगा। यही मैं बोलना चाहती हूँ कि कानून को पेड़ के नीचे बैठ के या एक धरना में बैठ के इंडिया गेट में नहीं बनाना है। You see, legislation is something which affects the life of the people, of the entire country, not only of a group sitting at India Gate or sitting at Jantar Mantar. There has to be much more inputs, thinking processes that have to go into law making. कानून बनाने की एक तरीका होती है। ड्राफ्ट लेजिस्लेशन आता है, स्टैंडिंग कमेटी को जाता है, वापस आता है, डिस्कशन होता है, वोटिंग होता है। आजकल मैं हैरान होती हूँ, डिस्कशन के बिना 10 मिनट में 10 बिल भी पास होते हैं असेंबलीज में, पार्लियामेंट में, विदाउट एनी डिस्कशन। जो मेरा आखिरी सवाल है कि आपने दुनिया भर में घूमा है, देखा है, भारतीय लोकतंत्र और भारत की संसद को लेकर के दुनिया भर में धारणा क्या है, इमेज क्या है हमारी? देखिए, इंडिया इज़ वेरी रिस्पेक्टेड। वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। वी आर जस्ट 60 years old। अभी देख लीजिए, भाषाएं, दूसरे दूसरे धर्म, दूसरे दूसरे क्या कहें, कास्ट कॉम्बिनेशंस, दूसरे दूसरे इश्यूज़ को लेके वी हैव बीन एबल टू होल्ड द कंट्री टुगेदर। हमारे साथ जो आज़ाद हुए, मोस्ट ऑफ दिस कंट्रीज़ हैव गॉन ऑफ डेमोक्रेसी, मैनेज नहीं कर पाए। कई मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स आए, कहाँ और कुछ आए, लड़ रहे हैं टू रिस्टोर डेमोक्रेसी। आम जनता तैयार करती है कि बदलाव लाना है, तब बदलाव लाते हैं। दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, एंड इंडिया इज़ रिस्पेक्टेड एज ए डेवलपिंग कंट्री which is solving problems through elections, democratic processes, and where the people have a voice. तो ये थी राज्यसभा टेलीविज़न की खास पेशकश महामहिम राज्यपाल। आज की इस कड़ी में हमने आपकी मुलाकात कराई राजस्थान की राज्यपाल श्रीमती मार्गरेट अल्वा से। अगले एपिसोड में फिर हम चलेंगे किसी नए राज्य में और आपकी मुलाकात कराएंगे वहाँ के महामहिम राज्यपाल से। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।